Good afternoon to all of you. Good afternoon, ma'am. हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है सभी को? हेलो, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो this is our new unit 2, which is about implementation of ERP. So हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट दैट इज ERP implementation life cycle. कि जब भी आपको एक ERP implement करना है, what are those steps or phases that you have to go through, and then you have to implement your system. आप लोग इससे कंपेयर कर सकते हो लाइक योर SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, दैट वेन एवर यू वॉन्ट टू डेवलप एनी सॉफ्टवेयर तो आपको उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स लेनी पड़ती हैं. दैट फर्स्टली यू आर थिंकिंग कि क्या ज़रूरत होगी ऐसी कि ऐसा सिस्टम एक पहले ना हो, और हम लोग इस चीज़ में क्या नई चीज़ बना रहे हैं. दैट इज़ बेसिकली द रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जिसमें आप लोग एक्चुअली जितना भी कंटेंट है वो सारा गैदर करते हो, उसका चाहे प्री एनालिसिस हो या फिर उसके रिलेटेड जो ऑडियंस कंसर्न है, या फिर जो आपके आपके जो सॉफ्टवेयर में हम लोग बोलते हैं मेन पॉइंट्स के इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. देन यू केम अप विद द फिजिबिलिटी स्टडी दैट वेदर दिस इज product is actually able to develop or not, and then going on with your designing implementation phases. So उसी तरीके से हमारा ERP सिस्टम भी चलेगा कि हर एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग उसका एक एनालिसिस करते हैं, दैट डू वी नीड दैट थिंग एक्चुअली, एंड what are the various possibilities that how we can implement that thing. तो अगर अभी मुझे एक कंपनी के लिए, मेरी एक कंपनी है वहाँ पे मुझे एक ERP इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो फेज होता है, या फिर प्री इम्प्लीमेंटेशन फेज, प्री प्रोसेसिंग फेज जिसे बोलते हैं, वहाँ पर हर एक प्रोजेक्ट को सबसे मैक्सिमम टाइम जो है उनका, अबाउट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, देन आपका 60 to 70% ऑफ टाइम और एफर्ट्स जो है वो उस चीज के लिए चाहिए. इफ दैट थिंग हैज गॉन रॉन्ग, इफ यू हैव नॉट एनालाइज योर प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट इफेक्टिवली, तो आप जब उसे इम्प्लीमेंट कर लोगे और वहां पर जाकर अगर कोई आपको फॉल्ट्स दिखे, देन यू वांट टू बैक ट्रैक एंड रिकवर दैट लॉस. दैट विल बी नॉट पॉसिबल, और वी कैन से दैट विल बी अ ह्यूज लॉस टू रिकवर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है. मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम एफर्ट्स जो हैं इन फेजेस में जाते हैं हमारे. तो okay, if we are basically talking about ERP implementation of projects, then we say that we are concerned with two main things. One is the objective, that why that ERP has been implemented, and the second one is what are the steps or events involved in it, phases. So in objective we are saying that we are concerned with the speed, we are concerned with the response time that my ERP is giving, and we are concerned with the implementation speed of that ERP that is being given to me by the particular vendors. अगर हम लोग किसी कंपनीज को हायर करते हैं that we want to implement an ERP, या फिर आप लोग वो कंपनीज चला रहे हो जो कि ERP solutions provide करती हैं, so your speed should be the one thing, the speed of your team to deliver that product, and further the speed of your product to deliver the further goals that are required for that organization. Next is the scope, that if for a particular ERP, what is the scope of it, what different parameters of that organization it is covering, and what are the goals of the organization that should be included in that scope.
देन वी हैव रिसोर्सेज। जो भी कंपनी चाहती है कि उन्हें ईआरपी सॉल्यूशंस चाहिए, क्या उनके पास वैसे रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू वो उस ईआरपी को एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिसोर्सेज हों या फिर वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों या फिर कुछ और रिसोर्सेज, अलग रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल और टाइम के रिसोर्सेज। वो सारे रिसोर्सेज क्या उस कंपनी के लिए अवेलेबल हैं जिन्हें जिन्हें वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। देन द रिस्क फैक्टर्स दैट आर देयर, कि हम लोगों ने एक ईआरपी को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, बट देयर विल ऑलवेज बी अ रिस्क कि हम लोग हमेशा एक परफेक्ट ईआरपी सिस्टम एक कंपनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे पाएगी। दैट कैन बी मेजर्ड एज द क्लोजनेस टू द परफेक्शन। हमेशा एक ईआरपी सॉल्यूशंस जो हैं जनरली एक आपके पास एक प्रोटोटाइप बना होता है एक कंपनी के अकॉर्डिंग, दैट दिस कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू दी सॉल्यूशंस इन टर्म्स ऑफ दीज पर्सपेक्टिव्स। वो हो सकता है कि हर एक में एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट फिक्स हो, हर एक के अंदर आपका ह्यूमन रिसोर्सेज फिक्स्ड हो, और उसके बिना अगर हम बात करें देन योर मेन प्रोसेसिंग योर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शुड बी फिक्स्ड। वो हो सकता है, लेकिन उसके बिना जो आपको कुछ और मॉड्यूल्स चाहिए स्पेसिफिक टू दैट कंपनी, वो हमें एम्बेड करवाने पड़ते हैं। तो सो एज वी नीड टू एम्बेड देम, सो देयर आर रिस्क चांसेस कि हो सकता है एम्बेडिंग के टाइम पे वो चीज़ आपको एक्चुअल वैसा आउटपुट ना दे जैसा आपने एक्चुअली सोचा है। सो दैट टाइप ऑफ रिस्क हैज़ टू बी कंसिडर्ड। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्सिटी, दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी डेवलप्ड। क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो ईआरपी बने वो हर एक मॉड्यूल आपस में इंटरेक्टिव हो, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म कर दे, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी वैसे क्या होगा कि आपकी कहीं ना कहीं स्पीड या फिर आपका रिस्पॉन्स टाइम इफेक्ट करेगा। सो वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस ऑन टू दोज। हमें ऐसे कुछ एल्गोरिदम्स यूज करने पड़ेंगे जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा ना हो, या फिर जो कि अच्छे से अच्छे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी बहुत अच्छे रिड्यूस्ड टाइम के अंदर क्या है उसे सॉल्व कर सकें। सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स एंड फर्दर द बेनिफिट्स, व्हाट आर दोज थिंग्स विच वी कैन एक्चुअली फील कि जब हमारा एक ट्रेडिशनल सिस्टम था और फिर हमने एक ईआरपी इम्प्लीमेंट किया, what are the benefits that we are getting, that has to be discussed first. So these are the objectives which a company should give to its organization for which that is developing an ERP system. And then we came to the main part, which is the phases that are involved in ERP system. तो यहाँ पर हमारे पास ये phases आते हैं, और इन phases में जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे कि that is the most important part is our pre-evaluation screening and package evaluation. These two are the most time consuming phases of this life cycle, and further if we are wrong in any of these process, then we have to suffer somewhere in the phases which are coming afterwards. So हमें बहुत ही कंसर्न रहना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम यहाँ पर इन्वॉल्व होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, और मैक्सिमम एफर्ट्स एनालिसिस एफर्ट्स यहाँ पर लगते हैं ताकि हम लोग एक एफिशिएंट ईआरपी सिस्टम जो है वो डेवलप कर सकें। सो दीज आर एक्चुअली द डिफरेंट फेजेस विच आर प्री इवैल्यूएशन स्क्रीनिंग, योर पैकेज इवैल्यूएशन, योर प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज, gap analysis, re-engineering, customization, implementation, team training, testing, end user training, then the ERP will go live, and then its post implementation phases. Okay, so if we look at it in terms of the preference that how these steps are going to be involved, then we say that first we should any ERP vendor or that company management, that organization management should do the pre-evaluation screening, then they go for package evaluation, then they go for project planning, and this whole block is known as implementation block. Within this block we have a certain processes which has to be occurred. Okay, so first it will go with gap analysis, then re-engineering, then your configuration, then implementation team training, then testing, and then end user training. And further after end user training, it could be possible that
that implementation team may further go to gap analysis again and then perform these 6 steps in a cyclic manner. So जब तक हम अपने रिक्वायरमेंट्स को एक्चुअली फुलफिल नहीं कर सकते तब तक ये इम्प्लीमेंटेशन फेज जो है वो साइक्लिक मैनर में चलता रहता है टिल द टाइम आपका ईआरपी सिस्टम जब तक लाइव होने तक केपेबल ना हो जाए. Okay, so this is basically that implementation and testing phase together, and it will go along in the cyclic manner, and then it will go live, and then we have that post implementation phase. Then that once your project is live, your ERP is ready to go, then after some time if you are facing any bugs or you want any implementation, any updation, then you can do it in post implementation phase. Next we will cover each of these steps one by one. यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए. अभी okay. Okay, now we are up to the very first step of pre-evaluation screening. हम लोग इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझने की कोशिश करते हैं कि एक मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है. आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अज्यूम कर लो. फिर हमारे पास आते हैं कुछ ईआरपी वेंडर्स. ईआरपी वेंडर्स कैसे हो सकते हैं कि वो ईआरपी कंपनीज जो आपको ईआरपी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं. इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं जैसे ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन ईआरपी सर्विसेज आ गई हैं हमारे पास, सैप ईआरपी सर्विसेज अवेलेबल हैं. तो सपोज आपके पास ये 4 कंपनीज हैं, ये बोल रही हैं कि हम आपको ईआरपी सॉल्यूशंस देते हैं. आप लोग उनके पास जाओगे, आप जा रहे हो एज अ ऑर्गेनाइजेशन हेड. ठीक है, आपने जाकर उनसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन से बात की. You have told them to show your plus points, that how you can provide me good ERP solutions and what will be its benefits, its cost, and its the time in which you can give me the product. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कंसिडर की. फिर उसके बाद ये हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अब तक जितने भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं वो सारे के सारे किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को दिए हैं. तो इसीलिए उन्होंने अपना ईआरपी सिस्टम जो है वो बेसिकली ऐसा बनाया है जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे बहुत मिलता जुलता है, या फिर वैसे सॉल्यूशंस हमें बहुत वैसे फेजेस उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं. ठीक है, हो सकता है वहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री फेज या प्रोडक्शन फेजेस ऐसे मॉड्यूल्स हों, वैसे डेटाबेसेस हों जिनके थ्रू इंटरेक्शन हो सकता है. लेकिन अगर आप हो आप एक ऐसे वेंडर हो, आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, सपोज एक कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन हो, आप उनके पास जाते हो तो आप कंपेयर करते हो कि ठीक है हमें फाइनेंशियल मॉड्यूल की ज़रूरत है, हमें ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल की ज़रूरत है, हमारे पास कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर वी कैन से कि हम कस्टमर को कस्टमाइज कर लेंगे एज आर स्टूडेंट्स, राइट. और उसके बिना स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके लॉगिन्स बन जाएंगे, दैट विल बी फाइन. लेकिन फिर जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ऐसे डिपार्टमेंट्स आते हैं, इन्वेंट्री आता है, दीज आर नॉट कंसर्न विद आर कॉलेज पर्पस. तो हम लोगों को उस चीज़ को तो टोटली कस्टमाइज करना होगा. हमारे मतलब की जो चीज़ें वो सिर्फ 4 मॉड्यूल्स हैं. सपोज हमारे पास एक दूसरी कंपनी आती है जो हमें हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कुछ 5 या 6 मॉड्यूल्स हमारे कंपेटेबल देती है. प्लस दे आर सेइंग दैट देयर टाइम कंस्ट्रेंट्स, देयर मनी कंस्ट्रेंट्स, कि वो हमें इतने बजट के अंदर और इतने टाइम के अंदर ये ईआरपी का पूरा प्रोडक्ट जो है वो कमिट करते हैं कि हम आपको ये डिलीवर कर देंगे. तो ऐसी अलग अलग चीज़ें अलग अलग वेंडर्स के साथ जब आप डिस्कस करते हो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हेड, तो क्या आपके पास रिजल्ट आता है, क्या आपके पास एनालिसिस आता है कि किसका सिस्टम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज़्यादा मैच हो रहा है. सो यहाँ पर इसीलिए हम लोग कहते हैं दैट we say that we are searching for a perfect solution, but we have to consider कि हमें कभी भी एक perfect solution नहीं मिलेगा. Why? Because ये हो सकता है कि वहाँ पर स्टिल एक कंपनी कोई ना कोई ऐसा मॉड्यूल मिस कर रही है जो कि हम लोग ज़्यादा कंसिडर करते हैं. अब जैसे हमारे यहाँ पर जो कल्चरल क्लब्स हैं,
वो डिफरेंट हो सकते हैं, उनका स्टूडेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने का वे डिफरेंट हो सकता है. सो यू कैन जस्ट इमेजिन दैट फ्लो चार्ट कि एक ईआरपी सॉल्यूशन ने एक कल्चरल क्लब एक साथ बनाकर उसका सीधा कांटेक्ट मे बी स्टूडेंट्स के साथ या मैनेजमेंट के साथ ना रखा हो, लेकिन वी वांट टू कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू आवर ऑर्गेनाइजेशन. सो वैसे केसेस में हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें क्लोज टू परफेक्ट ईआरपी सॉल्यूशन मिले. दैट मे नॉट बी द परफेक्ट वन, बट वी कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. सो इन सारी चीज़ों में क्या होगा कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स आएंगे, वी हैव स्क्रीन्ड देम एंड देन वी हैव टेकन द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दोज, that how they perform, in what the time constraint or financial constraints they can give us or deliver us that product or that ERP solution. So this whole comes under your pre-evaluation screening process. Then, once we are done with the pre-evaluation, now our task is to pick one amongst them. That is your package evaluation. तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा कि जैसे ही आप लोग वाई दिस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि जैसे ही आपने एक वेंडर को सिलेक्ट कर लिया, नाउ योर होल प्रोसेस इज डिपेंडिंग ऑन दैट सिलेक्शन ओनली, दैट वेदर दैट प्रोडक्ट दैट ईआरपी सोल्यूशन विल फेल इन फ्यूचर और विल बिकम अ सक्सेस. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास वी से दैट देयर इज अ लिटिल रूम फॉर एरर. यहाँ पर एरर के चांसेस मिनिमम से मिनिमम होने चाहिए. वी कैन नॉट जस्ट पिक randomly any of the vendor solutions. We have to be very precise here, because यहाँ पर एरर के चांसेस बहुत 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 कम होते हैं, because to recover that loss would be very difficult for the company, as these ERP solutions are considered to be the expensive ones. And then again, that same point, that we are not searching there, we have to consider this thing also, that we are not searching there for a perfect fit, we are searching for a close to perfect or a good fit. Then is it is impossible to get a system which will perform exactly as the business company does business, but aim is to get at least no differences. कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर अगर हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं ऑटोमेट हो रही हैं, वी कैन इंटीग्रेट मैनी ऑफ द डिपार्टमेंट्स, देन वी हैव टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर ईआरपी सिस्टम. क्योंकि बाकी के जो मॉड्यूल्स हैं, इफ वी कैन अफोर्ड दैट, देन वी कैन गेट दैट कस्टमाइज्ड. That company will customize those modules, and then we can further move according to our requirements. Okay, so whenever we say that we are evaluating the product, we are evaluating our package, then we will say that what we will check now, what are the important points to consider here is, first कि आपके पास वो पैकेज आ गया, उस पैकेज में उस चीज़ की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी है. फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी से हमारा मतलब है कि जैसे ही वो प्रोजेक्ट है, वो पैकेज है, हमारे पास आ गया, वी हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट, बट सूनर और लेटर वी आर थिंकिंग कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक मॉड्यूल जो है वो अपने वर्क में, अपनी प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड किया है. वो मॉड्यूल इस टर्म्स में हो सकता है कि एक कंपनी थी जो कि पहले सिर्फ ए और बी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती थी, नाउ इट इज मैन्युफैक्चरिंग सम अनदर प्रोडक्ट सी ऑल्सो. या फिर एक कॉलेज है जहाँ पर पहले सिर्फ सपोज इंजीनियरिंग कोर्सेज थे, नाउ वी हैव सम बिजनेस कोर्सेज ऑल्सो, सम मैनेजमेंट कोर्सेज ऑल्सो देयर. सो वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि पहले हमारा ईआरपी सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट को मैनेज कर सकता था. नाउ इफ देयर आर टू प्रोडक्ट्स and we have to do the same thing which are doing with product A, we have to perform that with product C or B also. So that should be compatible or flexible enough to perform those same sort of operation onto that product also. And then we came with scalability. Scalability means कि हम लोग एक ही हमारा कॉलेज है, सपोज कॉलेज के अंदर हमारे पास
एक सपोज कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, हमारे पास पहले सिर्फ उसके 16 टेक्स जो थे वो अवेलेबल थे। दैट मीन्स वी हैव ओनली वन सेक्शन फॉर ईच सेमेस्टर एंड वी आर गोइंग along with the ERP, providing those services to only to the 60 students that are available to us. Sooner or later, the college has upgraded its intake to 120 से, it has doubled its intake. So in that case आपका ERP जो है वो इतना scalable हो, scalable means if you want to increase the number of entries or increase the number of records in the database, तो वो ऐसा सिस्टम हो कि उस पर अगर पहले साइमल्टेनियसली 60 पीपल जो थे वहां पर अपना अकाउंट बनाकर अपना कोई भी ट्रांजेक्शन या फिर कोई भी ऑपरेशन या प्रोसेस वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं, नाउ इफ वी जस्ट डबल दैट थिंग और मे बी वी मेक इट टू द 3 times or 4 times, इट शुड बी केपेबल इनफ टू हैंडल दैट लोड। जो स्ट्रेस हैंडलिंग है या जो लोड हैंडलिंग टेक्निक्स होती हैं, टेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं एक सॉफ्टवेयर की, इट शुड बी एबल टू हैंडल दोज। नेक्स्ट इज योर डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स। अब आपका जो सिस्टम है, हम लोगों ने बात की है कि जब भी हम लोग एक ईआरपी सिस्टम हायर करेंगे, ईआरपी सिस्टम को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्बेड करेंगे, तब एक ईआरपी सिस्टम हमें सिर्फ डेटाबेस कनेक्टिविटी, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कनेक्टिविटी थ्रू इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेगा। कि आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, नाउ वी हैव अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस फॉर दैट through which we can integrate several branches or several departments that are involved in that organization. अब लेकिन अगर मुझे कुछ एनालिसिस का पार्ट, ओलैप के पार्ट्स या फिर डेटा माइनिंग के कुछ और पार्ट्स जो हैं जो अलग से चाहिए, तो we have to embed those things with our ERP to provide some we can say advanced solutions, some advanced analysis with respect to the data that we are collecting. तो हमारे पास हमारा ERP सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो हर तरह के अलग जो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो योर डेटा माइनिंग टेक्निक्स हैं, ओलैप टेक्निक्स हैं, बीपीआरस हैं, उन सभी के साथ एम्बेड कर सकें। तो एम्बेड किस टर्म्स में होगा कि हम लोगों को वो देखना पड़ता है कि एक हमारा डेटाबेस है, ठीक है, हर एक डेटाबेस हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम एक डेटाबेस मैनेज करते हैं, सो व्हाट टाइप ऑफ फाइल इट इज प्रोवाइडिंग अस to download or to take as a record so that we can perform our analysis on that file only. तो फाइल है डेटाबेस के अंदर है, तो ऑब्वियसली हमारे पास किस फॉर्म में होगी, टेबल्स। टेबल्स मीन्स रो एंड कॉलम फॉर्म्स में होगी जनरली। तो हमें ये देखना पड़ता है कि मोस्ट ऑफ द रिलेटेड टेक्नोलॉजीज जो भी हमारे पास अच्छे से अच्छे एनालिटिकल टूल्स हैं वो किन फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। हो सकता है कोई ऐसा टूल हो जो कि सिर्फ CSV फाइल्स लेता है। CSV फाइल्स को माइक बंद कर दीजिए आप लोग। अजीत, योर माइक इज ऑन। थैंक यू। तो एक सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ CSV फाइल्स जो है वो कंज्यूम करता है। तो हमें क्या करना होगा, हम अगर अपना ERP सिस्टम ऐसा बनाएं कि वहां पर एक फ्लेक्सिबिलिटी हो कि जब भी आपको अपने डेटाबेस को एक्सपोर्ट करना है, whenever you want to take a backup of that, you can take it in multiple formats. वो एक्सेल शीट भी बना दे, वो CSV फाइल भी बना दे, वो डेटा फ्रेम्स भी बना दे, ताकि जब भी आप इनमें से किसी भी फाइल को एज एन इनपुट टू सम अनदर टेक्नोलॉजी देना चाहो और वहां से कोई भी एनालिसिस करना चाहो तो वो इजीली हो सके। या फिर हमारे ERP सिस्टम्स ऐसे हों कि वो प्रोवाइड करते हैं कि आप हमें एम्बेड कर लो साथ के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा दैट एक्चुअली यू आर यूजिंग 2 different टूल्स और 1। ओके, सो डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन वहां पर होना चाहिए। दैट वुड बी इन विद रिस्पेक्ट कि आपका जो थर्ड पार्टी टूल है उसको कैसा इनपुट चाहिए। तो हम लोग डेटा माइनिंग टूल्स की बात कर रहे थे या ओलैप टूल्स की बात कर रहे थे, वहां पे हमें डेटा चाहिए इन द फॉर्म ऑफ योर एनालिसिस के लिए डेटा चाहिए, तो कोई भी रो कॉलम बेस्ड डेटा होगा। सो रो कॉलम बेस्ड डेटा को हम कितने टाइप से मैनेज कर सकते हैं, यूजिंग CSV फाइल में भी, then maybe using XLS
और यूजिंग एनी डेटा फ्रेम्स। तो अगर मुझे रिजल्ट्स मेरे ईआरपी में से इन तीनों फॉर्म्स में मिल रहे हैं तो मैं अच्छे से अच्छे थर्ड पार्टी टूल को यूज करके एनालाइज कर सकती हूँ. सो दिस इज योर डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन देयर. Next is complexity. Your system should not be so complex that it is affecting the actual response time of your system, of the product that you are want to getting. एंड यूजर फ्रेंडलीनेस. अगर एक सिस्टम बना है, एक ईआरपी बना है, तो अल्टीमेटली है तो एक सॉफ्टवेयर ही. और जब भी आप लोग एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, आपको पता है कि वहां पर हमेशा हमारे पास दो तरीके से काम होता है. वन इज एट द फ्रंट एंड एंड अदर इज एट द बैक एंड. बैक एंड पे सारा डेटाबेस के साथ काम होगा, जितनी भी क्वेरीज लग रही हैं. फ्रंट एंड में वो सारी लैंग्वेजेस यूज होंगी और ऐसा इंटरफेस होगा जिससे आप देखकर आसानी से समझ सको कि अगर मुझे सपोज अगर हम इसी चीज को देख रहे हैं, दिस गूगल स्लाइड्स आई एम शोइंग यू. ठीक है, यहाँ पर इसका इंटरफेस ऐसे बनाया गया है कि अगर मैंने सोचा दैट आई वांट टू एडिट इट, आई वांट टू सेव इट, आई वांट टू इंसर्ट एनी फाइल, ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं कि मुझे पता है कि अगर मुझे एक इमेज इंसर्ट करनी है, आई हैव टू गो टू द इंसर्ट एंड देन वहां पर मेरे पास इंसर्ट इमेज, टेक्स्ट, शेप, टेबल, उन सारी चीजों के ऑप्शंस होंगे. तो आपका सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए कि वहां पर मेन्यूज क्लियर हो, मेन्यू के सब मेन्यूज क्लियर हो. कोई भी एक पर्सन यूज कर रहा है विच इज नॉट वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द टेक्नोलॉजी, लेकिन उसे दिख रहा है कि हाँ दोज आर द बटन्स, इफ आई क्लिक ऑन देम आई विल गो टू सम अनदर, आई विल रीडायरेक्ट to the evaluation of that page, to the further description of that page. तो वो ऐसा यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि हर एक बंदा उसे अच्छे से समझ सके और चला सके. नेक्स्ट इज द टेक्नोलॉजी. आप क्या चाहते हो कि आपका सिस्टम जो है वो किस टेक्नोलॉजी में बने, आपका ईआरपी सिस्टम कैसा बने. वहां पर हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज जो है, कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कौन से पेड हैं, कौन सी डेवलपिंग टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं, कौन सी ज्यादा सिक्योर है, कौन कम सिक्योर है, कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें हम लोग मल्टीपल तरीके के काम जो हैं वो एक ही फॉर्म में कर सकते हैं, विच इज प्रोवाइडिंग अस फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, तो वैसे ही हमें एक यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज जो है, टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट करनी होती है. वी हैव टू कंसिडर इट. देन योर क्विक इम्प्लीमेंटेशन, कि अभी ये ना हो कि आपने किसी भी वेंडर को एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम दे दिया एंड इट इज जस्ट स्ट्रेचिंग इट लाइक एनीथिंग. वो आपको, आपका काम नहीं पूरा हो रहा, आपके मॉड्यूल्स रेडी नहीं है, आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, बट यू आर जस्ट कंसिडरिंग कि हाँ वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग इट दिस ईयर, देन मे बी नेक्स्ट ईयर, देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, लाइक दिस. नो, आपके पास एक कमिटमेंट यहाँ पर आ जाता है दैट व्हाट टाइम and what financial constraints are there, you have to build this product in this particular time. तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं. देन अमाउंट ऑफ कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड. उसके बाद हमें ये भी देखना है कि हम लोगों ने ये देखा कि मेरे पास टोटल 8 मॉड्यूल हैं, उनमें से 6 आपकी कंपनी के साथ डायरेक्टली मैच हो गए. जो प्रोटोटाइप आपने दिखाया उनमें वो 6 मॉड्यूल्स वैसे के वैसे हैं, बस थोड़ी सी चेंजेस करनी है. 2 मॉड्यूल ऐसे हैं जो कि हमें कंप्लीटली न्यू बनाने पड़ेंगे. मॉड्यूल्स को आप फंक्शंस मान लो. 2 फंक्शन ऐसे हैं जो कंप्लीटली नए बनेंगे और फिर हमें वैसी की वैसी आउटपुट देंगे. तो वो कितनी कस्टमाइजेशन वहां पर रिक्वायर्ड है उसके बारे में डिस्कशन होगा, क्योंकि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें ज्यादा टाइम चाहिए रादर देन जस्ट कन्वर्टिंग योर प्री डिफाइंड प्रोटोटाइप इनटू योर वर्किंग सिस्टम्स. ठीक है, तो वहां पर टाइम फिर से कंसिडर हो सकता है. देन योर लोकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर मैंने एक ऐसी लैंग्वेज के अंदर ऐसा टूल यूज करके कोई सॉफ्टवेयर बना दिया जो कि कंपेटेबल है कि वो पर्टिकुलर उसी टाइप के सिस्टम्स के ऊपर चलता है. ठीक है, मैंने उस ईआरपी वेंडर को हाँ तो बोल दिया, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आया तब हमने देखा कि हमारे पास तो इसके कंपेटेबल सिस्टम्स ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो फिर आगे काम कैसे चलेगा. सो वेंडर्स ऑल्सो कंसिडर दीज थिंग्स कि आपके पास कितने सिस्टम्स हैं, कैसे सिस्टम्स हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, वहां पर लोडेड सॉफ्टवेयर कौन से हैं, ताकि हम उनके कंपेटेबल ही आपको सॉफ्टवेयर दें. एंड नेक्स्ट इज
the total cost, that may be the licensing, training and customization. तो आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लाइसेंस कितने का होगा, अगर आपको कस्टमाइजेशन करानी है दैट विल ऐड ऑन टू द कॉस्ट, और अगर आप चाहते हो कि आप हमें एक ईआरपी प्रोडक्ट बना के दे दें और उसके बाद वी नीड ट्रेनिंग फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन पर्सन्स टू आर ह्यूमन रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल, आपको थोड़ी ट्रेनिंग भी देनी होगी, उनको समझाना होगा इस चीज के बारे में, एंड देन वी कैन गो लाइव. So that cost will also included in that part. Okay, so this is your package evaluation, जहाँ पे हमें ये सारे के सारे processes steps जो हैं ये consider करने होते हैं. And then we came to project planning phase. So यहाँ पर हमें actually जितना भी ERP का system है उसे plan करना है और design करना है. So here comes in picture your DFDs, your flow charts, और maybe your case diagrams also. ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं so that we can just consider the general flow of your system, ताकि हम वैसे कि वैसे बैक एंड कनेक्शंस जो हैं उन मॉड्यूल्स में प्रोवाइड कर सकें. सो दिस इज ऑल्सो an important phase, your planning phase. So details of how to go about implementation, your time schedules and the deadlines. एक एक चीज तो ये है कि आपको इम्प्लीमेंट करना है, वी हैव टू प्लान दैट कि इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए मुझे इतना टाइम चाहिए. योर शेड्यूल्स कि हम लोग आपको मंथली बेसिस पे हम लोग एक मीटिंग करेंगे और वहां पर आपको जितना प्रोग्रेस हुआ है वो दिखाएंगे, एंड वी आर कमिटिंग दैट विद इन एवरी 1 मंथ हम लोग आपको एक मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट करके देंगे, एंड वी हैव अ कंप्लीट डेडलाइन ऑफ द होल प्रोजेक्ट कि अगर मेरा डेडलाइन जो है वो 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स के अंदर आपको हमें ये सारा का सारा प्रोजेक्ट या ईआरपी सिस्टम देना है, तो हम उस डेडलाइन को हर बार हमारे टाइम शेड्यूल मीटिंग्स जो हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे दैट क्या अगर हम इसी स्पीड से जाएंगे तो अपनी डेडलाइन से पहले इस प्रोजेक्ट को खत्म कर लेंगे या नहीं. या फिर ये हो सकता है कि आप लोगों ने 1.5 मंथ सिर्फ एक मॉड्यूल को लगा दिया, यू आर लेफ्ट विद ओनली 1.5 मंथ एंड वी आर लेफ्ट विद 7 मॉड्यूल्स टू कवर. सो वहां पर रिस्क बढ़ गया, और जब हमने डेडलाइंस के साथ कंपेयर किया तब उन वेंडर्स को अपना स्पीड या पर्सन्स इन्वॉल्व या जो भी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो उस डेडलाइन के अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके. सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड ताकि आपको टाइम टू टाइम ये चीज पिंग होती रहे दैट वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच, हाउ मच टाइम डू वी हैव. फर्दर उसके बिना हमारे पास बहुत सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाती हैं. ठीक है, अब हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एन ईआरपी वेंडर. अगर मैं ईआरपी वेंडर हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे 3 मंथ के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है, ईआरपी सोल्यूशन जो है वो डिलीवर करना है, तो इसे 3 मंथ्स के अंदर डिलीवर करने के लिए मुझे कितने ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए. ठीक है, कितनी टीम्स बनेंगी, बेसिकली कितनी टीम्स बनेंगी, उन टीम्स में से किस पर्सन का क्या रोल होगा, हाउ मेनी डेवलपर्स विल बी देयर, हाउ मेनी टेस्टर्स विल बी देयर, हाउ मेनी मैनेजर्स विल बी देयर, एंड व्हाट आर दैट कंसर्न्ड पर्सन टू मॉनिटर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एनालिस्ट्स होंगे हमारे पास, तो वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं और असाइन करते हैं इन द प्लानिंग फेज. This phase will decide when to begin, how to do it, and when the project is supposed to be completed, and what to do in emergency. So हमें actual start कहाँ से करना है, हमें हर हफ्ते में हर महीने में कितना कितना काम complete करना है, and if we are lacking, if any case we are lacking with our deadlines, then what are the things that we have to follow in case of that emergency. देन वी हैव अ सर्टेन कमेटी. ये चीज़ हमेशा है कि हमेशा हर प्रोसेस के लिए कुछ ना कुछ रिव्यू मीट्स जो है वो टाइमली चलती रहती हैं. दोज कैन बी ऑन द डेली बेसिस, दोज मे बी ऑन 3 डे आफ्टर 3 डे बेसिस, वीकली बेसिस, और विद इन 15 डेज बेसिस. तो हमारे पास ऐसी जो रिव्यू मीटिंग्स हैं वो टाइम टू टाइम चलती रहेंगी सो दैट वी कैन डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ दैट प्रोजेक्ट. Okay, are we clear up till this point?
ओके जी। सो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक्चुअली अपने प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। दैट एक तो हमें मेन जो प्रोजेक्ट शेड्यूल है वो डिसाइड करना है। दूसरा हमें फेजेस डिसाइड करने हैं, कौन कौन से फेजेस इन्वॉल्व होंगे। फिर हमें कुछ टीम्स और टीम लीडर्स डिसाइड करने हैं। मेन पार्ट यहाँ पर ये चलेगा। सो व्हाट इज देयर इन प्रोजेक्ट शेड्यूल, कि आपके डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेसेस, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कि आप लोगों ने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि अगर आप एक ईआरपी बना रहे हो तो ईआरपी के अंदर आपको अगर 8 मॉड्यूल्स चाहिए तो उनके अलग अलग फ्लो चार्ट्स, उनके डीएफडीज, उनके केस डायग्राम्स, वो सारे डिजाइन करने। दिस इज योर डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। देन फिर हमें डिसाइड करना प्लानिंग के अंदर ही कि हमारे शेड्यूल्स और डेडलाइंस क्या होंगे। फिर हमें ये डिसाइड करना कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो एक्स्ट्रा चाहिए हमें। सपोज हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन को कमिट कर दिया दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग यू दीज सर्विसेज इतने पर्टिकुलर टाइम के अंदर, लेकिन हमारे पास करंटली प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है लेकिन हमारे पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। हो सकता है हमारे पास कुछ पर्सन, कुछ प्रोग्रामर्स कम हो सकता है हमारे पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो। दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कि हमारे पास कुछ पीसीज कम है, या फिर कुछ डेटाबेस रिक्वायरमेंट्स हैं, ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे केसेस में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज आपको एक्स्ट्रा चाहिए, and then we order for those resources and try to manage them. So these are there in the project scheduling. Then the decision of phase is there, that your contingencies, you need to monitor the program. अब हमें देखना है in terms of higher level कि अब कौन कहाँ पर किस चीज में हमें लग रहा है कि एक हमारे पास अलग अलग टीम्स हैं, एक प्रोग्रामिंग टीम अलग है, एक टेस्टिंग टीम अलग है, एक एनालिस्ट अलग है। तो वो सारी की सारी टीम्स को एक मॉनिटरिंग होगा जहाँ पर हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टीम है जो कि अपने काम में लैग कर रही है। हर बार टेस्टिंग टीम जो है वो एक पर्टिकुलर शेड्यूल टाइम पर अवेलेबल होती है विद देयर कंसर्न टास्क, लेकिन शायद प्रोग्रामिंग टीम को कुछ टाइम लग रहा है वहां तक रीच करने के लिए। तो उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढना, मे बी हम अपनी प्रोग्रामिंग टीम का जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ा सकते हैं ताकि उनका वर्कलोड जो है वो और डिवाइड होकर हमें फास्टर इनपुट दें, या फिर मे बी कोई और ऐसी टेक्निक्स लगा सकते हैं। हम लोग टूल्स चेंज कर सकते हैं जिन्हें वो यूज कर रहे हैं, या फिर कुछ कुछ भी ऐसी चीजें जो भी कंटेंजेंसीज हमारे पास आ रही हैं, हम लोग उन प्रोग्राम्स को मॉनिटर करेंगे। अगर कंट्रोल मेजर्स कैन बी वन ऑफ दीज कि हमारे पास वहां पर कुछ लैक आया, व्हाट वी कैन डू टू कवर दैट लॉस। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रिसोर्सेज बढ़ा दिए, हम लोगों ने पर्सन ज्यादा इन्वॉल्व कर दिए, दैट कुड एक्ट एज अ कंट्रोल मेजर देयर एंड आर वन ऑफ आर करेक्टिव एक्शंस देयर। देन अब हमारे पास एक टीम है जिस टीम को हम लोगों ने एक मॉड्यूल डिसाइड कर दिया। देन उस मॉड्यूल के अंदर जितना भी काम हो रहा है, जितने भी करेक्शंस हैं, जितना भी डिजाइनिंग का पार्ट है, इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, वो सारा लीड करेगा उसका टीम लीडर। एंड देन he can do some meetings, he can do some reviews about that particular module only with its respective team. So उसके लिए कमिटीज होंगी जो कि उन चीजों को सिर्फ और सिर्फ हैंडल करेंगी। These committees will meet periodically to review the process and chart the future course of actions. So वो लोग इन चीजों को टाइमली रिव्यू करते रहेंगे। So हमें पता है कि एक है जो हमारे पास एक बेसिक लेवल पर काम कर रहे हैं, जो लोग इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व हैं। Then we have certain managers which are there to just monitor them. Okay, now we are in this phase विच इज आर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन फेज। हम लोगों ने प्री इवेल्युएशन कर लिया है, पैकेज इवेल्युएशन हो गया है। नाउ वी आर ऑन, वी हैव डन विद द प्रोजेक्ट प्लानिंग ऑल्सो। नाउ वी आर ऑन दिस इवेल्युएशन स्कीम, जहां पर मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी 6 के 6 प्रोसेसेस हैं ये साइक्लिक मैनर में चलेंगे। एक इसका ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं तो सबसे पहले गैप एनालाइज होगा। जो भी गैप वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम री इंजीनियर करेंगे।
जैसे ही री इंजीनियरिंग का मॉडल बन जाता है, देन वी हैव टू कन्फिगर इट. कन्फिगर मीन्स वी हैव टू एक्चुअली design it, and we have to actually start coding about it. Okay, when we are done with this configuration part, that customization part, then we have to implement that. Implementation के साथ हो सकता है उस चीज की ट्रेनिंग भी साथ के साथ हो जाए, एंड देन वी हैव टू टेस्ट दैट पर्टिकुलर चेंज दैट वी हैव डन. तो ये यहाँ पर वही चीज आ जाएगी कि आपकी एक यूनिट टेस्टिंग की इंटीग्रेशन टेस्टिंग है. एक आप एक मॉड्यूल को सिंगल सिंगल टर्म्स की तरह टेस्ट कर सकते हो. फिर आप ये भी कर सकते हो कि अगर उन्हीं दो मॉड्यूल्स को इकट्ठा चलाया जाए बाय परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन, हाउ डू दे परफॉर्म. कभी कभी हमारे प्रोसेसेस में ऐसा होता है कि आपने एक मॉड्यूल बनाया, वो इंडिविजुअली बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे किसी और मॉड्यूल के साथ एम्बेड किया गया, वहां पर उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम हो गई, या फिर उसमें कुछ एरर आ जाते हैं, कुछ बग्स हैं उस चीज में. सो दीज टाइप ऑफ टेस्टिंग कैन हेल्प अस कि जब हम इससे पहले कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट को लाइव कर दें, हम लोग हर तरह की टेस्टिंग को पास कर लें और चेक करें कि क्या ये कंपेटेबल सॉफ्टवेयर है या नहीं. देन वी आर देयर विद योर एंड यूजर ट्रेनिंग. ठीक है, आफ्टर गिविंग द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग वाले लोग एक्चुअली वो लोग होंगे जो उस ऑर्गेनाइजेशन में पहले ट्रेडिशनल वे के साथ काम कर रहे थे. तो वो लोग उसी प्रोजेक्ट को, उस मॉड्यूल को दोबारा से चला के देखेंगे, एंड देन दे विल हैव अ रिव्यू मीटिंग विद द इम्प्लीमेंटेशन टीम और मे बी द टीम लीडर, और उनको बताएंगे कि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को चलाया, चलाने के बाद हमें ये पता चला कि अभी भी इसमें इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, या फिर हमें रिजल्ट इस फॉर्म में चाहिए था बट इट इज गिविंग मी इन सम अनदर फॉर्म. देन नाउ अ न्यू गैप हैज बीन एनालाइज्ड हियर. सो वही गैप जो है वो जाकर यहाँ पर डिस्कस होगा, and then we try to cover that gap by using different strategies, and this cycle will goes on till we get a full-fledged system that we want or that particular end user or organization wants. So we were here at the gap analysis phase. तो अब हम अगर इस चीज को और इलेबोरेट करें, देन वी कैन से दैट योर गैप एनालिसिस फेज इज अ फेज इन द ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन where the organization tries to find out the gap between companies' existing practices and between those practices that are actually supported by your ERP package. तो ये हो सकता है कि हमारी जो कंपनी है या हमारा जो ईआरपी पैकेज है, वो हमें एक पर्टिकुलर ऐसी सर्विसेज नहीं दे रहा जो कि इस कंपनी का एक्चुअल रूल था. जैसे हम लोगों ने सपोज आपकी एक ईआरपी कॉलेज के लिए मेंटेन की, ठीक है, बट जब ईआरपी नहीं थी तब हमारे पास हमेशा ये एक रूल था कि हर एक मंथ के बाद या फिर सपोज हर 15 डेज के बाद हर बच्चे को उसका जो अटेंडेंस रिपोर्ट है वो फ्लैश होना चाहिए उनके मे बी नोटिस बोर्ड्स पे, जहाँ से वो अपनी अटेंडेंस चेक कर सकें एंड देन दे कैन मूव ऑन टू दिस. तो वो एक ऐसा एनालिसिस चाहिए that can be totally based on your percentage of attendance, maybe class wise और मे बी ब्रांच वाइज, किसी भी तरीके से वो एनालिसिस हो सकता है. पर जब हम लोगों ने एक ईआरपी वेंडर से वो सिस्टम लिया, देन वी हैव सीन कि ये हमें वो वाली मंथली रिपोर्ट जो हमें हर बार जनरेट करनी है वो नहीं दे रहा. तो हम लोगों ने इस गैप को एनालाइज किया एंड वी गो टू दैट इम्प्लीमेंटेशन टीम मैनेजर कि मुझे एक ऐसा फंक्शन भी चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर आपके पास एक वेबसाइट बनी तो वहां पर मुझे एक ऐसा बटन चाहिए पर्टिकुलरली, जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूं एक ऐसी क्वेरी चले जो कि मुझे ये वाली रिपोर्ट जो है वो बना के दे. ठीक है, तो अब वो लोग क्या है, वो सिर्फ इस मॉड्यूल पे काम करेंगे जो गैप एक्चुअली एनालाइज हुआ. So we say that it is about where they are now and where they want to head in the future. अभी उनके ERP सिस्टम में क्या चीजें हैं और वो आगे जाके क्या क्या चीजें चाहते हैं. So this is what the gap is all about.
तो यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को एनालाइज करेंगे और जितनी भी हमें लगेगा कि हमारे फ्लॉज आ रहे हैं वो सारे के सारे नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज को एज एन इनपुट देते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास चीज़ें आती हैं दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गैप एनालिसिस फर्स्ट, दैट इट विल पहली चीज क्लियर है कि ये हमें कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस बताएगा जो कि हमारे ईआरपी सिस्टम और एक्चुअल बिजनेस के अंदर वेरी कर रहे हैं। एंड देन विद रिस्पेक्ट टू दैट थिंग अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन नाउ क्रिएट अ मॉडल। अब जैसे ही मुझे पता चला कि एक मुझे वैसा एक बटन या वैसा एक मेन्यू चाहिए जहाँ पे मुझे अटेंडेंस दिखे, देन वी स्टार्ट टू डिजाइन दैट थिंग कि वो एक्चुअली फ्लो कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए। कि एक ब्रांच का डेटा मुझे डेटाबेस से मिला, उस चीज़ को मुझे स्टूडेंट्स को शो करना है और उसकी एक क्लास वाइज रिपोर्ट जो है पर्टिकुलरली स्टूडेंट को तो उसका इंडिविजुअल रिकॉर्ड जाएगा, लेकिन उसकी क्लास वाइज रिपोर्ट उसके टीचर के पास जानी चाहिए। सो किस तरह का फ्लो किन किन एंटिटीज के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट वी नीड टू डिजाइन, दैट इज द एक्चुअल मॉडल देयर। Okay, so the main objective will remain to cover all the gaps and to design a resulting model for that. अब इन चीज़ों को करने के लिए या फाइंड करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। वन वे इज कि एक तो चीज़ है कि आपके जो एंड यूजर्स हैं वो आपको इन चीज़ों के बारे में रियलाइज करवा रहे हैं, इनकी रिक्वायरमेंट डाल रहे हैं। दैट मीन्स वेन एवर यू गो लाइव और वेन एवर यू डू दैट टेस्टिंग फेज, एट दैट टाइम यू कैन एनालाइज दैट थिंग। दूसरी चीज़ है कि एक प्रोग्रामर भी जब भी कोई भी चीज़ परफॉर्म करता है उसके बाद वो एनालाइज करता है कि इस चीज के साथ ये चीज भी हो सकती थी। सो वी कैन से दैट वेदर वी आर अपडेटिंग एनी सॉफ्टवेयर और वी आर ऑल्टरिंग एनी सोर्स कोड, अगर एक मॉड्यूल हमारे पास ऑलरेडी बना है हम लोगों ने जैसे उसे चेंज किया, दैट में शो द रिफ्लेक्शन इन सम अदर आउटपुट। सो इन दैट केस दैट गैप कैन बी एनालाइज्ड। और जब भी आपका जो बिजनेस है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इट ट्राइज टू मेक चेंजेस इन द मॉड्यूल्स दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। एक ऑलरेडी एक तरीके से काम चल रहा था, ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काम करने का तरीका ही बदल दिया, तो ऑब्वियसली आपका जो रनिंग मॉड्यूल है उसमें चेंजेस आएंगी। और अब आपको चाहिए कि मेरा न्यू ईआरपी जो है वो भी बिजनेस की उन्हीं चेंज रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चले। सो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं जिनके कारण हमें नए नए गैप्स मिलते हैं और जिनके कारण हम अपने प्रोजेक्ट्स को दोबारा से रिकंसिडर करते हैं मॉड्यूल्स को फॉर इम्प्लीमेंटेशन और फॉर री इंजीनियरिंग पर्पसेस। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज नाउ री इंजीनियर। कि अब मुझे पता चल गया है कि मेरे पास ईआरपी एक बन के तैयार है लेकिन उसमें ये एक फॉल्ट है। अब मुझे उस चीज को री इंजीनियर करना है। ओके, आप लोगों में से कोई बता सकता है दैट व्हाट इज दैट री इंजीनियरिंग? असाइनमेंट बनाई है ना आप लोगों ने? री इंजीनियरिंग होता क्या है? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। हम किसी भी मतलब प्रोजेक्ट को दोबारा से डिजाइन करना। हाँ, वेरी गुड, यही चीज हो गई। तो अभी मेरे पास आई भी क्या चीज थी कि री इंजीनियर करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सिस्टम में कुछ ऐसी चेंजेस होगी विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द यूजर्स। तो हम लोगों ने गैप एनालाइज किया, गैप एनालाइज करने के बाद मॉडल ही चेंज हो गया। जैसे वो सारा मॉडल चेंज हुआ तब हमने उसको हमारे पूरे ईआरपी सिस्टम के अकॉर्डिंग री इंजीनियर किया। क्योंकि एक चीज है आप लोगों ने एक नया मॉड्यूल जो है एम्बेड किया, लेकिन वी हैव टू कंसिडर कि इस मॉड्यूल में चेंज करने के बाद इसका चेंज कहाँ कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, या फिर मे बी इस चीज का जो इम्पैक्ट है वो किसी और मॉड्यूल की आउटपुट को इफेक्ट कर दे। सो इन दैट केस दैट प्रॉपर री इंजीनियरिंग फेज इज रिक्वायर्ड, जहां पे आप हर एक चीज को दोबारा से चेक कर सकोगे। एंड इट इज दिस फेज वेयर योर ह्यूमन कंसर्न इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर ह्यूमन कंसर्न्स क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? because now we are concerned about those individuals which are actually using that software। तो
उन लोगों के सजेशंस लिए जाते हैं एंड देन वी परफॉर्म दैट सर्टेन पर्टिकुलर चेंज दैट वी वांट टू डू इन दैट ईआरपी कंपनी। सो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक है कि आप एसोसिएट कर सकते हो, दूसरा हमारे पास आता है सजेशन वे। एसोसिएट का मतलब है कि जैसे ही आपको एक नया रिक्वायरमेंट आया, आपने डायरेक्टली उसका एक नया मॉड्यूल बनाया एंड यू हैव जस्ट एसोसिएटेड इट विद द एग्जिस्टिंग मॉड्यूल। ओके, एंड दिस इज अ बैड प्रैक्टिस। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप लोगों ने अलग अलग चीज के वे आउट्स जो हैं वो कंसिडर किए, कि हो सकता है कि मुझे एक मॉड्यूल चाहिए लेकिन ऐसा ही मॉड्यूल मेरे पास एकेडमिक्स मॉड्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट है। हो सकता है कि हम लोग उसी में कुछ चेंजेस करके इस मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। बिकॉज अगर ये हो रहा है हमारे पास कि एक ही तरह का टास्क है लेकिन उसे दो अलग अलग मॉड्यूल्स उस पे काम कर रहे हैं, और सपोज एक मॉड्यूल ने सेम डेटाबेस पे चेंजेस किया और दूसरे मॉड्यूल ने उसी डेटाबेस पे चेंजेस किए, तो ऐसे केस में हमारे पास कॉन्करेंसी प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ से डेटा जो है वो मिसमैच हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों को एक्चुअली सारे के सारे वे आउट्स कंसिडर करने चाहिए, विच इज एक्चुअल योर बीपीआर प्रोसेस, कि हमें उस सारी चीज को री इंजीनियरिंग कंसिडर करना चाहिए। और जहाँ पे जिस मॉड्यूल के साथ और जिस डेटाबेस के साथ आपकी नई प्रॉब्लम, आपका नया गैप जो है वो एग्जिस्ट करता है, उसी चीज को कंसिडर करना चाहिए फॉर द चेंजिंग। क्योंकि अगर आप उसमें चेंज करोगे तो आपने जो मॉड्यूल एक्चुअली उससे इफेक्ट होने वाला था उसको ही चेंज कर दिया, तो दैट थिंग हैज ऑलरेडी रिकवर्ड हियर। Okay, so it generally involves your technical implementation or designing part, or it also consider the business process in it. So we say that whenever we talk about re-engineering thing, then firstly human factors are the main concern. The human factors are those persons which are involved, which are your end user to perform that certain task or to use that ERP. Then your downsizing effort is same as that of your um, the one that we have said, that we have one module and we are just adding on that module into the existing one. We are not analyzing the different parts, and then we are having our BPR approach. BPR approach means you have to consider those modules which are already correlated and then perform the required tasks onto those operations only. Okay, इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ से ऑनवर्ड्स जितने भी स्टेप्स हैं हमारे पास, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रेनिंग्स, टेस्टिंग्स एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन तक। ठीक है, सो इस यहाँ तक, इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ऑल राइट, ठीक है, वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। नाउ प्लीज स्टे हियर, आई विल टेक योर अटेंडेंस। ओके, we are done with the lecture. Thank you.